हेलो दोस्तों, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी लक्ष्मीकांत की किताब का द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जी, हमने पहले भी बात की कि पहली बार वो कौन बंदा था जिसने कहा कि देखो हमारा एक अपना संविधान सभा होनी चाहिए जो कि हमारे लिए क्या करे, संविधान का निर्माण। वो था एम एन रॉय, जिसने 1934 में कहा क्या कि देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ये आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने। याद रखना आपने। कौन थे ये एम एन रॉय? ही वॉज ए लीडिंग फिगर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट में उनका लीडिंग फिगर है, वो उनका बस नाम है। तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना, इन्होंने ताशकंद में की थी, तो मेन बंदे यही थे, एम एन रॉय। तो वो रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के एडवोकेट थे, यहाँ भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो एक साल बाद ही क्या हुआ, 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम मेड एन ऑफिशियल डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ऑफिशियल रूप से ये डिमांड की कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कब? 1935 में। आपने ना पेन से मेरी वीडियो पॉज कर करके पेन से ये पॉइंट लिखते जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। तो ये डिमांड उठती गई जी, और फाइनली क्या हुआ, दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल, मतलब सैद्धांतिक रूप से ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई। ये क्वेश्चन आएगा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब एक्सेप्ट की गई? इन प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल कब एक्सेप्ट की गई बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कब? अगस्त ऑफर ऑफ 1940। आपको ऑप्शन दिए होंगे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त ऑफर। ठीक, तो उनमें से इन प्रिंसिपल पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो कब एक्सेप्ट की गई ब्रिटिशर द्वारा? अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है जी। जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1940 से लेकर ऑलमोस्ट 46 तक, 46-47 तक क्या हुआ कि ब्रिटिश से अलग अलग प्रकार कमीशन आए ताकि इंडियंस का सहयोग हो वर्ल्ड वॉर 2 में। वो आप हिस्ट्री में पढ़ लेना जी। तो पहली बार इन प्रिंसिपल कब एक्सेप्ट हुई ये डिमांड? अगस्त ऑफर ऑफ 1940। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद इन 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया, हु वाज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। तो वो वहां की कैबिनेट का मेंबर था। केम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, तो उसके पास वो प्रपोजल लेकर आया कि हाँ भी हम ऐसा ऐसा संविधान बनाएंगे। ठीक है। दैट वाज टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अडॉप्ट किया जाएगा। पर क्योंकि इसकी ना ज्यादा डिटेल नहीं दी गई थी, तो क्रिप्स मिशन भी आपको पता है फेल हो गया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा जी, आपने सीक्वेंस याद रखनी है, अगस्त ऑफर की, क्रिप्स मिशन की, कैबिनेट मिशन प्लान की, कौन कब कब आया था। आगे जी, द क्रिप्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका था कि हमें अपना अलग से देश चाहिए। द मुस्लिम लीग वांटेड डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स। वो चाहते थे कि इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक, और उनकी अलग से दोनों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। और फाइनली एक कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। ठीक है जी। बाद में कैबिनेट मिशन आया। द कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, बट इट पुट फॉर्थ ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रखा भी, हाँ भी ऐसी बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, तो ये किस मिशन के तहत बनी? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पढ़ेंगे जी, कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉम्पोजिशन अंडर द स्कीम ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। इंपॉर्टेंट लाइन है। कब बनेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नवंबर 1946 में बनाई गई। तो किस स्कीम के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम आर गिवन बिलो। अब ये बात आएगी, हाँ भाई
क्या स्कीम थी कैबिनेट मिशन प्लान की? कहता है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू बी 389, इतनी टोटल स्ट्रेंथ होगी। शायद आप ना याद रख पाओ, कोई बात नहीं। ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम भारत देश गुलाम था तो उसमें एक तो वो एरिया था जो कि ब्रिटिशर के डायरेक्ट अंडर आता था, डायरेक्ट कंट्रोल में था, उसे कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। और दूसरे एरिया कौन सा था? प्रिंसली स्टेट्स, राजे रजवाड़ों वाला एरिया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो टोटल सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसमें ब्रिटिश इंडिया को ज्यादा मिली थी या प्रिंसली स्टेट्स को? तो ये जाहिर सी बात है, ब्रिटिश इंडिया को मिली है 296, 300 के करीब, और प्रिंसली स्टेट्स को मिली है 93, 100 के करीब। ऑलमोस्ट कितनी है? 1/3। तो ज्यादा सीट किसको मिली? ब्रिटिश इंडिया को। ये बात हो गई। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स, देखो ऐसा था कि सीटें प्रोविंस के हिसाब से डिवाइड की गई, इन प्रोविंस को इतनी सीट दे दो, और प्रिंसली स्टेट्स को के हिसाब से। अब कुछ राजे रजवाड़ों वाली स्टेट साइज में छोटी थी, तो उनके लिए क्या था? ग्रुप का प्रोविजन भी थी कि 2-3 जो स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स, वो मिलकर एक सीट देंगे, एक बंदा नॉमिनेट करेंगे। और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स थी तो वो किस हिसाब से तय की गई थी? तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से। तो जिस एरिया के में, जिस प्रिंसली स्टेट में या जिस प्रोविंस में, ब्रिटिश की प्रोविंस में पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उनको कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ सीट्स भी अधिक अलॉट की गई थी। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो रफली अगर हमने देखना हो, 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक सीट थी रफली। तो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई थी। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। देखो, तो जो तो ब्रिटिश प्रोविंस को सीट अलॉट की गई थी, तो वो बेसिकली 3 कम्युनिटी के आधार पर अलॉट की गई थी। देखो, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। जनरल में कौन आएगा? ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो क्वेश्चन आएगा क्या सीट में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन इनके हिसाब से अलॉट की गई थी? तो आपने कहना नहीं, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। और जनरल में क्या आएगा? सिख और मुस्लिम को छोड़कर। किस हिसाब से? इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अच्छा जी। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। देखा ना, ये भी बात है। अगर 30% सीट्स मुस्लिम की है, तो उनको कौन चुनेगा? बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ठीक है ना, तो मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम द्वारा वोट देकर चुने जाएंगे। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस एरिया में, जैसे आज के दौर के हम एमएलए कहते हैं, तो उस टाइम पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते थे, स्टेट लेवल के चुने हुए बंदे होते थे, ठीक है, तो वो वोट देकर किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बंदे चुनते थे। जैसे मान लो कि यूपी है, उसमें यूपी है, तो यूपी में अगर 30% मुस्लिम सीट्स हैं, तो वहां के जो एमएलए हैं वो वोट डालकर, मतलब मुस्लिम एमएलए वोट डालकर चुनेंगे मेंबर्स को। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है जी। एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये एक मेथड है जी। इसमें क्या होता है कि जैसे, थोड़ा टेक्निकल समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस समय, और एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बस ऐसा समझ लो, जैसे मान लो कि आपने 30% या 20% एक कम्युनिटी के लोगों को चुनना है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। जो वोट डालेगा उसके पास ऑप्शन रहेंगे 1 2 3 4 प्रेफरेंस डालने के। तो वो जब वोट डालेगा, जब प्रेफरेंस उसने लिख दी, ठीक है, तो अगर तो निश्चित कोटा एक बंदे को मिल गया, वो सिलेक्ट हो गया। अगर नहीं मिला, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, जो लीस्ट जिसकी वेटेज होती है उसको हटाकर उसकी वोटें ट्रांसफर कर दी जाती है। आपने ये सिस्टम यूट्यूब से समझ लेना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला। आप ये समझ लो कि हाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के इलेक्शन के हिसाब से ये बंदे चुने गए थे, ताकि जितनी जिसकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उतने उसके मेंबर चुने जाए। अच्छा जी।
द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो ब्रिटिश वाला एरिया था वहां पर तो इलेक्शन हुए, पर जो दूसरा एरिया था आपका कौन सा, प्रिंसली स्टेट वाला, वहां पर क्या था, राजे रजवाड़े अपने एरिया से सीधा सीधा एक नुमाइंदा भेज देते थे। हाँ भी, जो राजा वहां का है उसकी खुशी के हिसाब से उसने अपने वहां से एक बंदा नॉमिनेट कर दिया, कोई इलेक्शन नहीं। तो आप समझ जाओ कि ब्रिटिश वाले एरिया में क्या था, स्टेट्स में क्या था, इलेक्शन के थ्रू आए, इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, और प्रिंसली स्टेट से सीधा नॉमिनेट होकर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स। इंपॉर्टेंट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कहां से हुआ, ब्रिटिश स्टेट से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उन्होंने डायरेक्ट बंदे नॉमिनेट करके भेज दिए। ठीक है जी। एंड द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। ठीक है ना, जो प्रोविंशियल असेंबली थे तो उन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्ट करके बंदे भेजे। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने अपने हिसाब से प्रेफरेंस दी होती है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है जी। These members were themselves elected on a limited franchise। ये भी एक बात है, जिन्होंने वोट दी थी, जो क्या थे उस समय के एमएलए थे, वो खुद भी क्या सभी के द्वारा चुने हुए थे? क्या उस समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी? नहीं, जैसे आज के टाइम पर है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी वोट दे सकते थे, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास जमीन जायदाद वगैरह है, ऐसे ही क्राइटेरिया के हिसाब से ही उनको वोट देने का हक था। अच्छा जी, अब ये बात आती है कि देखो, जिन्होंने चुना वो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के हिसाब से आए थे, और सिस्टम भी क्या है, इंटरेक्टली वोट देकर चुना, तो क्या ये तो फिर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन हुई नहीं। पर ये बात है, ऑल दो इलेक्टेड इंटरेक्टली। ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन समझते हो, जिसमें एक बंदा आपने चुनना है, सबने वोटें दी और जिसकी सबसे अधिक वोट आ गई वो इलेक्शन हो गया, उसका जो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपने प्रेफरेंसेस देनी होती है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। पर फिर भी ये बात थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी के सभी सेक्शन के लोग थे, चाहे वो हिंदूस हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियंस हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, एससीज हो, एसटी हो, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दिस सेक्शंस। चाहे हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, फिर भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड थी इन सब धर्मों द्वारा, एससी एसटी और वुमेन के द्वारा। ये बात है, ये फैक्ट है। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो उस समय इंडिया की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो सारी असेंबली में थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाग थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। एम से महात्मा गांधी, एम से मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे? नहीं। क्या मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे? आंसर है नहीं। ठीक है जी। आगे है जी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो इन्होंने क्या काम किया? शुरू में तो देखो जी, जो मुस्लिम लीग था उसने बॉयकॉट किया द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मीटिंग में भाग नहीं लिया और कहा कि हमको सेपरेट पाकिस्तान दिया जाए। अच्छा जी। द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली। तो जब ये असेंबली पहली बार इनकी फंक्शन स्टार्ट हुई तो इन्होंने अपना सबसे उम्र में क्या था, जो बड़ा बंदा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसको रिस्पेक्ट दी और एक कन्वेंशन फॉलो करते हुए कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे क्या होंगे, was elected as the temporary president of the assembly। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम याद रखना। उम्र में सीनियर थे, उनको बना दिया, पर उन्होंने उसकी फंक्शनिंग चलाई
जब फंक्शनिंग चलाई तो फिर प्रॉपर रूप से 2 दिन के अंदर लेटर आफ्टर 2 days डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एस सी मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले कौन हुए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर अगर प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से चुने हुए बंदे कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट और एस सी मुखर्जी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है जी। और सर बी एन राव कौन थे? सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। तो संविधान के सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे असेंबली में? सर बी एन राव। ओके जी। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या थे? इलेक्टेड थे। और बी एन राव क्या थे? अपॉइंटेड थे। इतना डीपली आप ना जाओ रख पाओगे, सिंपल याद रखो। पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी बाद में 2 दिन के अंदर चुन लिए गए एज ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और सर बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये नाम आपने याद रखने हैं जी। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।